हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम सक्सेस बार में। ठीक है भैया, कैसे हैं सभी लोग। मजा आ रहा है पढ़ने में, सब बढ़िया चल रहा है, प्रैक्टिस सही चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है आप सभी के एग्जाम की। 2026 स्टार्ट हो चुकी है, 5-6 दिन निकल गए भाई साहब। 2026 में एक अपनी सीट कंफर्म करनी है, कैसे भी कंफर्म करना है भाई साहब कि मेरी सीट हो, मेरा पीडीएफ में मेरा नाम हो, मेरा सिलेक्शन हो, इसी साल मेरी ज्वाइनिंग हो और इसी साल में एक सरकारी नौकर हो जाऊं। ठीक है भैया, लगातार करना है और पढ़ाना है, पढ़ना है, अच्छे से काम करना है। ठीक है भैया, ज्योग्राफी में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं कि ज्योग्राफी में आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी कंटेंट की तो वो आपके टेलीग्राम चैनल पे डेली अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यार। पेपर में जाके आपको देखो यार, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। जब भी आपको ये लगेगा ना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तैयारी बहुत अच्छी है, सारे बच्चों को लगता है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उन सबको ये लग रहा होता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। और लगता भी है, जो ईमानदारी से तैयारी कर भी रहे होते हैं उनको लगता है, कॉन्फिडेंस होता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे प्रैक्टिस में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है ना, तो वो हमें पेपर में ही समझ में आता है, वो पेपर से पहले नहीं समझ में आता। है ना। ये बात आप भी इतने सीनियर लोग हो, आपको भी ये पता होगी, समझदार लोगों के पेपर में जब देखते हैं तो तब लगता है यार ये क्वेश्चन तो किया ही नहीं यार। है ना, ये क्वेश्चन हो जाता तो ठीक रहता, ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, फिर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। मेरा 2 नंबर से रुक गया, मेरा 3 नंबर से रुक गया, कट ऑफ गई थी 105, आपके नंबर थे 102। है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पे फिर भाई प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा। तो इस सिचुएशन में ना फंसे, लगातार प्रैक्टिस लगाएं। ऑब्जेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं थ्योरी करने के बाद। जैसे ही आपकी ज्योग्राफी की थ्योरी खत्म होती है, देन स्टार्ट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज। ठीक है सर। चलिए, हमारी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस, पीजीटी ज्योग्राफी, यूपी पीजीटी, ठीक है, जेआईसी लेक्चरर की जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा, ये भैया आप लोगों के लिए उसका प्रैक्टिस सेट 9 है। ठीक है, 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो आप लोग आराम से। ठीक है दोस्त, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपना, फिर आगे बढ़ेंगे अपना आज की क्लास में। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में, भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण में अग्रगण्य राज्य है, कौन सा है अग्रगण्य राज्य। अग्रगण्य राज्य भैया हरियाणा। भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण में, इलेक्ट्रिफिकेशन में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे नंबर 1 पे कौन चल रहा है, तो सर हरियाणा चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रकीर्ण ग्रामीण बस्ती प्रधानतया मिलती हैं, कहाँ पे मिलती है। स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स आर प्राइमरली फाउंड इन, कहाँ पे मिलती हैं ये बताना है। तो ये आपको मिलती है प्रेरीज के मैदानों में। ठीक है, प्रेरीज के मैदान कहाँ मिलते हैं, आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं सर ये प्रेरीज के मैदान आपके। और ये प्रकीर्ण बस्तियां मतलब स्कैटर्ड वहां इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस नहीं, फार्म्स होते हैं। तो उसी तरीके से लोग स्कैटर्ड वे में वहां पे रह रहे होते हैं। तो स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट जो प्राइमरली मिलता है, वो कहाँ देखने को मिलता है, वो प्रेरी के मैदानों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है ये, जनसंख्या घनत्व नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ग्रामीण जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। कहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या घनत्व आपको, ठीक है, ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत, नगरीय भूगोल का अग्रदूत किसको कहा जाता है, किस जोग्राफर को नगरीय भूगोल का अग्रदूत बोला जाता है। तो एम शफी को बोला जाता है भैया। किसको बोला जाता है, एम शफी को बोला जाता है। एम शफी कहाँ से थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से थे शफी साहब। ठीक है, और मेरा भी पीएचडी भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। तो हमारे एलिमनाई है, सीनियर है, एक तरीके से बात कही जाए तो सफी साहब। चलिए, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित करने का प्रमुख आधार कौन सा है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य
इन दोनों के बीच में आपको अंतर करना है कि कौन सा नगरीय क्षेत्र है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र है। तो आप किसके बेसिस पे कर पाओगे बताइए? जनसंख्या के बेसिस पे कर पाएंगे, कार्य के बेसिस पे कर पाएंगे, क्षेत्रफल के बेसिस पे कर पाएंगे, या विकास की प्रक्रिया के बेसिस पे कर पाएंगे? तो हम सभी लोगों को पता है कि गांव और शहरों में जो हम मेनली अंतर करते हैं वो काम के बेसिस पे करते हैं कि जिस तरीके, जैसे मान लीजिए अगर सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज हैं, 75% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज हैं, तो वो क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। ठीक है। और वहां इंगेज नहीं है लोग, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका शहर हो जाएगा। तो इसको सही आंसर देंगे कार्य के प्रमुख आधार पर। ठीक है, उन दोनों को डिफरेंस किस पे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान के अनुसार भारतीय गांव की आकार की कार्यात्मक तथा सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है? बताइए सर, ये बहुत ही स्टैटिक टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, किस विद्वान के अनुसार? के एन सिंह के अनुसार। किसके अनुसार भैया? के एन सिंह के अनुसार भारतीय गांव की आकार की कार्यात्मक तथा सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है? ठीक है, ग्रामीण जो लोग रहते हैं, ठीक है, रूरल सेटलमेंट जो होता है, तो गांव में लोग किस किस एक्टिविटीज में इंगेज रहते हैं? वानिकी एवं खनन में, दुग्ध व्यवसाय में, मछली पालन में, या सभी में? आप ये बताइए। ठीक है, तो गांव में तो देखिए लोग वानिकी एवं खनन में भी लगे हुए हैं, दूध का व्यवसाय भी करते हैं, ठीक है, मछली पालन में भी लगे हुए हैं लोग, ठीक है, तो सब में लगे हुए हैं, तो उपयुक्त सभी सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण अधिवास अधिकांशतः मिलते हैं। केंद्रीय ग्रामीण अधिवास कहाँ देखने को मिलते हैं? आपको ये बताना है। पर्वतीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, डेल्टा प्रदेशों में, या फिर उच्च मैदानों में? कहाँ देखने को मिलते हैं केंद्रीय ग्रामीण अधिवास? कहाँ देखने को मिलता है आपको? डेल्टा प्रदेशों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण भारत पर धक्का डालने वाले कारकों में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका नहीं है? पढ़िए सर, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है अच्छे से और फिर आंसर बताना है। ग्रामीण भारत पर धक्का डालने वाले कारकों में निम्न में से किस कारक की भूमिका नहीं है? किस कारक की भूमिका नहीं है बताना है। जनसंख्या वृद्धि में तीव्र बढ़ोतरी, तो ये तो एक कारण है। कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का उच्च दबाव, ये भी है क्योंकि जनसंख्या आपकी बढ़ रही है, ठीक है, तो कृषि के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। प्रति व्यक्ति कम आय तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आय के स्तरों में सुस्पष्ट अंतर, इस पे भी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं में धीमी परंतु सतत वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, ये नहीं हो सकता यार, है ना? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैरिस और उलमैन द्वारा दिए गए शहरी भूमि उपयोग के बहुकेंद्रीय मॉडल के नीचे दिए गए चित्र में निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र की श्रेणी को निम्नलिखित कूटों में से कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, हैरिस एंड उलमैन ने क्या दिया था? हैरिस एंड उलमैन ने मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी दी थी हैरिस एंड उलमैन ने। ठीक है भैया, तो आपको ये बताना है निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र। निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र, ये जो सी वाला जो जोन है, ये आपका निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बसाव के संगठन के लिए क्रिस्टोलर के केंद्र स्थान प्रतिमान में निम्नलिखित में से के इक्वल टू 3 किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आपको ये बताना है के इक्वल टू 3 किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी आई थी क्रिस्टोलर की 1933 में। उसने के इक्वल टू 3 किसके लिए दिया था? के इक्वल टू 3 भैया उसने मार्केट के लिए दिया था। ठीक है, के इक्वल टू 3 की वैल्यू किसके लिए थी? मार्केट के लिए थी। के इक्वल टू 4 किसके लिए था? के इक्वल टू 4 ट्रांसपोर्ट के लिए था। किसके लिए था भैया? के इक्वल टू 4 ट्रांसपोर्ट के लिए था। के इक्वल टू 7 किसके लिए था? के इक्वल टू 7 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। के इक्वल टू 7 किसके लिए था? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था। ठीक है भैया, तो 4 थी। के इक्वल टू 3 किसके लिए था? मार्केट के लिए, बाजार सिद्धांत के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्ति आकार के रूप में जानी जाती है? वृत्ति आकार के रूप में, ठीक है, ठीक है, सर्कुलर वृत्ति मतलब इस स्फेरिकल फॉर्म में बनेगा। इस आकार में सड़कें आयताकार होती हैं, सड़कें आयताकार होंगी तो आयताकारी पैटर्न बनेगा। ठीक है, घर, सड़क और रेलवे लाइन के किनारे स्थित होते हैं। झीलों के किनारे का गांव का विकास होता है। झीलों के किनारे अगर गांव का विकास होगा तो वो कैसा होगा? वृत्तीय विकास होगा, है ना? वृत्तीय पैटर्न होगा, वृत्तीय आकार का पैटर्न बनेगा। तो यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है,
मैच द फॉलोइंग करना है। हरित ग्राम क्या रहता है, क्रॉस रूप ग्राम क्या रहता है, परिक्षिप्त ग्राम क्या रहता है, सड़क ग्राम क्या रहता है, बताइए सर आराम से पढ़ के। हरित ग्राम क्या रहता है पहले देखेंगे। हरित ग्राम, हरित ग्राम रहता है किसी छोटे ग्राम घास मैदान के चारों तरफ बने मकानों और गिरजाघर वाली गांव। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका हरित ग्राम हो जाता है। क्रॉस रूम ग्राम क्या हो जाता है, जो आपके चौराहों के इर्द गिर्द बनता है, सड़कों चौराहों के इर्द गिर्द विकसित जो गांव होता है उसको क्रॉस रूप ग्राम बोलते हैं। परिक्षिप्त ग्राम क्या होता है, परिक्षिप्त जहां पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बिलख खेत और आवास अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं उसको हम लोग परिक्षिप्त ग्राम बोलते हैं। सड़क ग्राम क्या रहता है, सड़क फिर तो एक ही बचा आपके पास, सड़क मार्ग के आसपास विकसित गांव अथवा गांव जहां परिस्थितियों ने बस्ती के पार्श्विक विकास में व्यवधान पैदा किया गया हो, ये हो जाएगा। तो ए का बी सेकंड का ए, ए का बी सेकंड का ए, तो ऑप्शन डी जो बनना है ये आपका सही आंसर बनना है। ऑप्शन डी जो बनना है आपका सही आंसर बनना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप आमतौर पर निम्न में से कहां विकसित होता है, ट्रायंगुलर पैटर्न में आपका, ठीक है, कहां विकसित होता है बताइए। सीधी नदियों के किनारे पर, दो नदियों के संगम पर, दो पहाड़ियों के बीच में, या दो नदियों और एक पहाड़ी के संगम पे, बताइए सर कहां पे होता है। ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप आमतौर पर निम्न में से कहां विकसित होता है, ये बताना है सर आप। तो वो त्रिकोणीय प्रतिरूप आपको कहां देखने को मिलेगा, दो नदियों के संगम पे, दो नदियां जहां मिलेंगी ऐसे करके। ठीक है, तो ये पैटर्न जो बन के आएगा ये किस तरीके का पैटर्न बन के आएगा आपका, ठीक है, ये त्रिकोणीय प्रतिरूप बन के आता है। ठीक है दोस्त, चलिए। ग्रामीण घर किसका सूचक है, ग्रामीण घर, ग्रामीण घर किसका सूचक माना जाता है, पर्यावरण का। बेटा ये पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, अभी आपके बहुत सारे पेपर लाइन अप है ज्योग्राफी वालों, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, ग्रामीण अधिवासों के स्थानीय वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन निम्नलिखित में से किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, बताइए सर। द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग, वॉल मैप, कैडिस्ट्रल मैप, जियोलॉजिकल मैप और टोपोग्राफिक शीट, बताइए सर। बताइए सर किसकी, ग्रामीण अधिवासों के स्थानीय वितरण, ठीक है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है, प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन निम्नलिखित में से किया जा सकता है, किस पे किया जा सकता है, बताइए सर। ठीक है, द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग, किस पे, वॉल मैप के द्वारा, ठीक है, भित्ति मानचित्र के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल उपयुक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज सुटेबल फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए देखिए बैलगाड़ी से लेकर, ट्रक से लेकर, फिर आप हवाई जहाज इस तरीके से चलते चले जाइए। तो ट्रक पहले नहीं, तो बैलगाड़ी, ट्रक, रेलवे, जलयान। ठीक है भैया, ये रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है, इसको हटा देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक बड़े शहर की 75 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत शहरों और कस्बों की अनुपस्थिति को वर्णित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द एब्सेंस ऑफ सिटीज एंड टाउन्स विद इन अ 75 किलोमीटर रेडियस ऑफ अ लार्ज सिटी, आपको ये बताना है सर। बताइए सर क्या बोला जाएगा उसको, अर्बन एग्लोमरेशन, अर्बन क्रिस्टल क्लस्टर, अर्बन स्प्रॉल या अर्बन शेडो, बताइए सर क्या बोला जाएगा उसे। बताइए सर, बहुत दूर तक पहुंच गया, 75 किलोमीटर बहुत हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, अर्बन शेडो बोला जाएगा। ठीक है, अर्बन शेडो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्तद्वीप की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, बताइए सर। हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, बिल्डिंग्स इन सिटीज, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन सिटीज, तो कौन सा नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड।
अर्बन हीट आइलैंड के लिए इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको ये बताना है। तो हाई विंड स्पीड या उच्च पवन गति ये जो है ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, मतलब इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है? बेलफास्ट एक शहर है, वो किसके लिए मशहूर है, आपको ये बताना है। कपास वस्त्र उद्योग के क्षेत्र के लिए, जहाज निर्माण उद्योग के लिए, कृषि उपकरण के लिए, या वायुयान निर्माण के लिए, बताइए सर। बताइए सर, बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है? बेलफास्ट है क्या? पहले तो नदन आइलैंड का एक शहर है। नदन आइलैंड का एक शहर है। किसके लिए फेमस है? जहाज निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? जहाज निर्माण उद्योग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश साफ्ता का सदस्य नहीं है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बताइए सर कौन सा नहीं है? श्रीलंका, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, कौन सा इसका सदस्य नहीं है? ठीक है, बताइए भैया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बताइए सर। कौन नहीं है भैया? म्यांमार नहीं है। कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। मेंबर है कौन कौन इसका? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, ठीक है भाई, बांग्लादेश, ये सब ठीक है साफ्ता के मेंबर हैं। ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सारे मेंबर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है? बताइए सर। टोक्यो, न्यूकैसल, वॉशिंगटन डीसी, या ऑक्सफोर्ड। प्रशासनिक शहर कौन सा नहीं है? ऑक्सफोर्ड नहीं है। ऑक्सफोर्ड क्या है? एक आपका एजुकेशनल सिटी है। ऑक्सफोर्ड क्या है? आपका एक एजुकेशनल सिटी है, ना कि आपका प्रशासनिक शहर। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर देखने को मिलेगा? तो यूरोपियन यूनियन का आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा? बेल्जियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाजार क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ लेने के लिए किसी फर्म का निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक निर्णय सही है जब फर्म द्वारा उत्पादित सामानों के मूल्य में वृद्धि हो रही है? आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल डिसीजन इज करेक्ट फॉर अ फर्म टू गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट? दिस इज व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इज इंक्रीजिंग। बताइए कब क्या नहीं करना चाहिए? बाजार क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ लेने के लिए अगर मान को आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट चाहिए किसी फर्म का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक निर्णय सही है जब फर्म द्वारा उत्पादित सामानों के मूल्य में वृद्धि हो रही है? सामान के मूल्य में वृद्धि होती जा रही है लेकिन फिर भी उसे प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसे? मशीन लागत में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए? वो तो होगा सर, करना ही चाहिए। कोई स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए? नहीं कर लेना चाहिए। मान लो कि कहीं का रेंट बढ़ गया, वहां पे नहीं उस तरीके का मार्केट है, तो अपनी जगह बदल दो। वैकल्पिक स्थान की खोज, तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बाजार क्षेत्र के अंतर्गत किसी फर्म की लागत और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन है सर ये। ठीक है, आर्थिक भूगोल के। बाजार क्षेत्र के अंतर्गत किसी फर्म की लागत और राजस्व के बीच के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए। अति धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, या फिर कोई संबंध नहीं है? बताइए सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म कॉस्ट एंड रेवेन्यूज विद इन अ मार्केट? क्या संबंध है दोनों में? ठीक है, लागत और राजस्व के बीच के संबंध जो है वो ऋणात्मक संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द लैंकेशायर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
ठीक है, ये कुछ फैक्टर दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट बताने। ह्यूमिड क्लाइमेट एंड फ्रेश वाटर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ कोल, लिवरपूल्स लोकेशन इन द अटलांटिक ट्रेडिंग रीजन। बताइए सर कौन सा सही है। लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति के निम्नलिखित अनुकूलक कारक हैं, सारे के सारे दे रखे हैं, आपको बताने हैं कौन से हैं। बताइए भैया। तो नम जलवायु और मीठा जल, ये तो है, ठीक है। और बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, इसका तो कोई बहुत ज्यादा लंकाशायर से लेना देना नहीं है। पर्याप्त मात्रा में कोयला की उपलब्धता, और ये ए, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा नहीं है। कोयम्बटूर नहीं है, कोलकाता नहीं है, मदुरई नहीं है, या फिर मुंबई नहीं है। बताइए सर इसमें से कौन सा औद्योगिक केंद्र नहीं है, कौन सा इसमें से इंडस्ट्रियल सेंटर आपका बड़ा नहीं है। जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कौन सा नहीं है। कोयम्बटूर तो है, कोलकाता भी है, मदुरई नहीं होगा यार, है ना। मदुरई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मुंबई भी इंडस्ट्रियल सेंटर है, कोलकाता भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, कोयम्बटूर भी बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है। मदुरई इज नॉट अ इंडस्ट्रियल सेंटर, बट आई थिंक इट विल बी अ कल्चरल सेंटर, है ना। सांस्कृतिक शहर जरूर बोला जाएगा शायद मदुरई को। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्र योजनाएं तैयार करने के क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया था। बताइए सर कब दिया गया था, आपको बताना है। पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्र योजनाएं तैयार करने के क्षेत्र दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में, या फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना में। तो किस में दिया गया था। तीसरी, जो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग आई थी आपकी, उसमें 5 ईयर प्लानिंग से अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। लघु और मध्यम आकार के शहरों के विकास में तेजी जाने के लिए लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना योजना के दौरान शुरू की गई। बताइए सर किस योजना के दौरान शुरू की गई। बताइए भैया। पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, या आठवीं पंचवर्षीय योजना के रिगार्डिंग बताइए। तो ये जो स्टार्ट हुआ था, ये बेटा छठी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ठीक है भैया, चलिए। नीचे दो प्रकार के कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क। ठीक है, अभिकथन क्या कह रहा है। किसी नगर के केंद्रीय व्यवसाय जिले में थोक स्टोर, कार्यालय और सांस्कृतिक एवं मनोरंजन गतिविधियां उच्च केंद्रित होती हैं। सही बात है। सीबीडी की ओर दूरी घटने के साथ साथ रियल एस्टेट की कीमत और मांग बढ़ोतरी होती चली जाती है। सीबीडी की ओर दूरी घटने के साथ साथ रियल एस्टेट की कीमत और मांग में बढ़ोतरी होती जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं और बताना है दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। चारों में से आंसर देना, जल्दी से बताएंगे भैया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि किसी नगर के केंद्रीय व्यवसाय जिले में थोक स्टोर, कार्यालय और सांस्कृतिक एवं मनोरंजन गतिविधियां उच्च केंद्रित होती हैं। सीबीडी को दूरी घटने के साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जाती है, ठीक है, डिमांड भी बढ़ती चली जाती है, और यही रीजन है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से कि अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है। बताइए सर किसके आधार पर किया जाता है प्रकार्यात्मक क्षेत्र का निर्धारण। बताइए सर जल्दी से बताएंगे किसके आधार पर किया जाता है। जल्दी बताएंगे सर। तो अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर किया जाता है, तो परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति के बेसिस पे किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है।
सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? वैसे तो सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है, कनाडा के बाद इंडोनेशिया की है। कनाडा के बाद किसकी है भैया? इंडोनेशिया की है। ठीक है, चलिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास पेटी की उत्तरी सीमा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होती है? किससे निर्धारित होती है? 200 पाला रहित दिनों की संख्या से निर्धारित होती है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये? ठीक है, ये केप्स दे रखी हैं, ये आपको कंट्रीज दे रखी हैं। तो कानवेराल अंतरीप आपको कहाँ मिलती है? ल्यूवेन अंतरीप कहाँ मिलती है? हॉर्न कहाँ मिलता है? और कार्नवाल अंतरीप कहाँ मिलती है? जल्दी से बताएंगे सर, क्या आंसर होगा? बताइए सर। देखो, कानावेराल अंतरीप संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलती है, सही बात है। ल्यूवेन अंतरीप ब्राजील में नहीं मिलती है, तो यही आपकी सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कृषि प्रकार और देश। पशुचारण अर्जेंटीना, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन नीदरलैंड, व्यापारिक बागाती कृषि मलेशिया, भूमध्य सागरीय कृषि सूडान। तो सूडान में भूमध्य सागरीय कृषि नहीं होगी, सूडान में जो है बेटा आपकी भूमध्य सागरीय कृषि नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का प्रारंभ 1952 में निम्नलिखित संगठनों में किसके रूप में हुआ था? किसके रूप में हुआ था बताइए सर। यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय के रूप में, यूरोपीय साझा बाजार के रूप में, या यूरोपीय बाजार संघ के रूप में, या यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन जिसको यूरोपीय आर्थिक संघ कहते हैं, किसके उसमें हुआ था? बताइए सर, जल्दी से बताएंगे। बताइए भैया, तो किसके रूप में हुआ था? यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय के रूप में। ठीक है, जल्दी जल्दी से करेंगे थोड़ा सा यार, थोड़ा टाइम हो गया। जेई स्पेंसर और डब्ल्यू एल थॉमसन ने विश्व को प्रथम क्रम एवं द्वितीय क्रम के कितने सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया? बताइए सर। जेई स्पेंसर और डब्ल्यू एल थॉमसन ने कितने में किया? जल्दी से बताएंगे सर, कितने में किया? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कितने में किया? 11 एवं 50 में। कितने में? 11 एवं 50 में। जल्दी से कर लीजिए भैया। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है? ठीक है, रेक्साविक, ओस्लो, हेलिंस्की, हैग। ठीक है भैया, कौन है? कौन सा है? जल्दी से बताएंगे भैया। रेक्साविक है। ठीक है, कौन सा है आपका? कौन सा है? रेक्साविक। ठीक है, कौन सा है? रेक्साविक। रेक्साविक किसकी कैपिटल है? आइसलैंड की कैपिटल है। ठीक है, रेक्साविक किसकी कैपिटल है? कैपिटल ऑफ आइलैंड। चलिए, तो आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तीन देश यूरोपियन फ्री ट्रेड के सदस्य थे जब 1960 में इसकी स्थापना की गई थी? बताइए सर, कौन से तीन देश थे? जल्दी से बताएंगे, कौन से तीन देश थे जिन्होंने, जब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य थे जब 1960 में इसकी स्थापना की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की अवधारणा के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा ये। विकास एक सतत क्रिया है, विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, विकास का अभिप्राय बिना किसी परिवर्तन की वृद्धि है। ठीक है, बिना किसी परिवर्तन की वृद्धि है, समय और स्थान के अनुसार विकास का अर्थ बदल जाता है। तो विकास का अभिप्राय बिना किसी परिवर्तन की वृद्धि है। ठीक है, विकास का अभिप्राय बिना किसी बिना किसी परिवर्तन की वृद्धि है, ये बात आपकी गलत है। ठीक है, बिना किसी के नहीं है। ठीक है, परिवर्तन की वृद्धि तो चाहिए ना, विकास अगर आपको चाहिए तो। चलिए, बड़े बड़े क्वेश्चन है आज तो। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। संदर्शी योजना को दीर्घावधि योजना भी कहा जा सकता है। ठीक है, संदर्शी योजना 20-25 वर्षों की अवधि के लिए तैयार की जाती है। संदर्शी योजना में नमनीयता नहीं होती है। यह संदर्शीय योजनाएं विभिन्न सोपानिक स्तरों पर योजनाओं का स्थानिक समेकन सुनिश्चित करती हैं। इसका आंसर बताइए, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सा भैया गलत है? ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है? संदर्शी योजना नमनीयता नहीं होती है जबकि वो होती हैं, तो यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, आपको तो सही उत्तर चुनना है, तो ए बी और डी ये आपके सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का प्रमुख संयंत्र है कहाँ पे? है पिंजौर में। कहाँ पे भैया? पिंजौर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश का आर्थिक विकास विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पर कैपिटा इनकम। संयुक्त राज्य अमेरिका में शहरों की परिधि में सब्जियों, फलों और फूलों की गहन खेती को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित देशों की अवस्थिति का पूरब से पश्चिम क्रम नीचे दिए गए कूट से पहचानिए। आपको क्या लगाना है? पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है, जल्दी से बताएंगे सर। पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है, तो सबसे ज्यादा पूरब की ओर क्या मिलेगा आपको? बेनिन मिलेगा। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा? टोंगो मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? घाना मिलेगा। और फिर सबसे बाद में आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आइवरी कोस्ट मिलेगा। तो 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3 क्लियर है। चलिए, एशिया में मैंग्रोव वनों का अधिकतर सांद्रण पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? भारत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, या फिर फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट? मैंग्रोव वनों का अधिकतर सांद्रण कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? भारत में। आगे बढ़ेंगे। माया सभ्यता का विकास हुआ था। माया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? मध्य अमेरिका में। माया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? मध्य अमेरिका में, पेरू। ठीक है। पेरू नहीं है यार इसका आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? किस भाग में अधिक वर्षा देखने को मिलेगी? न्यू साउथ वेल्स में, तस्मानिया में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी? जल्दी से बताएंगे सर। कहाँ देखने को मिलेगी? किस रीजन में देखने को मिलती है? ठीक है, तो तस्मानिया रीजन में आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसमें से इथोपिया स्थित है। कौन सा स्थित है? इथोपिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खाड़ी युग्मों में से किसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है? हॉर्मुज स्ट्रेट किसको जोड़ता है? बताइए सर। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो किसको जोड़ता है? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, हॉर्मुज स्रोत किसको जोड़ता है? पारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अरल सी किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। अरल सी किस पे स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। नहरों की लंबाई नौगम्य नदियों से अधिक है कहाँ पे? नहरों की लंबाई नौगम्य नदियों से अधिक है बेल्जियम में, जर्मनी में, इटली में, या फिर आपके नीदरलैंड्स में। कहाँ अधिक है? तो कहाँ देखने को मिलेगी भैया? नीदरलैंड में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? नीदरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थलाव्रत देश नहीं है? लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? बताइए सर। कौन सा नहीं है? उरुग्वे नहीं है यार। कौन सा नहीं है? उरुग्वे नहीं है। ठीक है, बोलीविया और पैराग्वे। बोलिया पैराग्वे जो है वो साउथ अमेरिकन लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम रहती है। ठीक है, रीजन है यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। ठीक है, अब इसका आंसर जो है मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है भैया, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज आपके 55 क्वेश्चंस हुए हैं, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हुई है। ठीक है, बाकी आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम सक्सेस द्वार का, एग्जाम सक्सेस द्वार का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। अरे यार, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भैया, आज की क्लास यहीं तक है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एग्जाम सक्सेस द्वार को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।